प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम हल संधि के ही एक भेद पूर्व सवर्ण संधि से संबंधित सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार पूर्व सवर्ण संधि होती है और उससे किस प्रकार शब्द रूप बनते हैं। पूर्व सवर्ण संधि से संबंधित जो प्रमुख सूत्र है वह है उदय स्था स्तंभो पूर्वश्च। उदः स्था स्तंभो पूर्वश्च। उदः परयोः स्था स्तंभो पूर्व सवर्णः। सूत्र का शब्दार्थ देखें तो है कि उद से, उदः अर्थात उद से, स्था स्तंभो, स्था स्तंभो यानी स्था और स्तंभ के स्थान पर पूर्वस्य पूर्व का क्या होता है, सूत्र की वृत्ति से देखते हैं कि उदः परयो, उद उपसर्ग से स्था और स्तंभ के स्थान पर पूर्व का सवर्ण आदेश होता है, अर्थात पूर्व सवर्ण आदेश होता है। पूर्व सवर्ण से तात्पर्य है पहले वाले वर्ण जैसा। यहां प्रश्न उत्पन्न होते हैं क्योंकि उदह में दिग युग में पंचमी है, अतः उदह से किस दिशा में स्थित स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा, अर्थात उदह से पर स्थित उदय से पर स्थित स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा या उदह से पूर्व स्थित स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा। क्यों? क्योंकि वर्णों की दो ही दिशाएं संभव हैं, एक पूर्व और दूसरी पर, यानी या तो वर्ण कोई भी अक्षर होगा या तो पहले होगा या बाद में। तो इस प्रकार यहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या उद से पूर्व स्थित स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा या पर स्थित स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या व्यवधान रहित पूर्व या परवर्ती स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा अथवा व्यवहित पूर्व या परवर्ती स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण। तो इन दोनों प्रश्नों का समाधान आगे आने वाला जो सूत्र है वह देता है। वह सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मादित्युत्तरस्य सूत्रवृत्ति है कि पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। तो सूत्र का शब्दार्थ हुआ कि तस्मात् यानी उससे, इति यानी ऐसा होने पर, उत्तरस्य बाद में होने वाले के स्थान पर क्या होगा। तो सूत्र का भावार्थ हम देखें कि पंचमंत यानी पंचमी विभक्ति युक्त पद का उच्चारण कर जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य व्यवधान रहित पर के स्थान पर होता है, पूर्व अथवा व्यवहित पर के स्थान पर नहीं। तो इस सूत्र की सहायता से पूर्व जो सूत्र है उदय स्था स्तंभो पूर्वश्च का अर्थ इस प्रकार होगा कि उद उपसर्ग से पर व्यवधान रहित स्था और स्तंभ धातुओं के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश होता है। इसको उदाहरण से समझें। उदाहरण है उद प्लस स्थानम और उद प्लस स्तंभनम। यहाँ पर उद से पर क्रमशः स्था और स्तंभ धातुओं से बने हुए स्थानम और स्तंभनम शब्द आए हैं। साथ ही उद और स्था स्तंभ के मध्य कोई अन्य वर्ण भी नहीं आया है, अतः
यानी कि इनके बीच कोई व्यवधान भी नहीं है। अतः तस्मादित्युत्तरस्य परिभाषा सूत्र की सहायता से उद उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र के द्वारा उद से पर व्यवधान रहित स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा। अलवंतस्य परिभाषा सूत्र की सहायता से जो पूर्व सवर्ण आदेश स्था और स्तंभ धातुओं के अंत्यवर्ण के स्थान पर प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र इसके लिए मना कर देता है। कौन सा सूत्र है? आदेः परस्य। आदेः परस्यः सूत्र वृत्ति है कि परस्य यद विहितम तत् तस्य आदेर बोध्यम, अर्थात परस्य यानी पर के स्थान पर विहित जो कार्य है वह आदे है, उसके आदि के स्थान पर होता है। सूत्र का भावार्थ होगा कि पर के स्थान पर विधान किया गया कार्य उसके आदि यानी अल वर्ण के स्थान पर होता है, अर्थात पंचम्यंत पद का उच्चारण कर जो आदेश पर के स्थान पर किया जाता है, यहाँ पर के स्थान पर क्या आदेश किया जा रहा है? पूर्व सवर्ण आदेश। तो वह जो पूर्व सवर्ण आदेश होगा वो पर जो स्थानीय है उसके पूर्व वर्ण सबसे प्रथम वर्ण के स्थान पर होना चाहिए, न कि संपूर्ण स्थानीय या अंतिम वर्ण के स्थान पर। उदाहरण के लिए इस प्रकार समझें कि उद प्लस स्थानम और उद प्लस स्तंभनम, इन दोनों स्थितियों में आदेः परस्य परिभाषा सूत्र की सहायता से उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र से इन दोनों धातुओं यानी स्था और स्तंभ के आदि वर्ण यानी सकार को पूर्व सवर्ण आदेश प्राप्त होता है। आदि वर्ण क्या है? स्था और स्तंभ का सकार। अतः स्थानांतरतम परिभाषा से गुणकृत सादृश्य के स्थान पर विवारः, श्वासः, अघोष और महाप्राण यत्न वाले सकार के स्थान पर उसी प्रकार का पूर्व सवर्ण थकार हो जाता है। तब क्रमशः स्थिति बनती है उद थ थानम, उद थ तम्भनम। गुणकृत सादृश्य क्या होता है? इसके लिए पूर्व सूत्र जो स्थानांतरतम हमने पढ़ा है उसको फिर से पुनः देखें। यहाँ वीडियो की विस्तार से बचने के लिए मैं यहाँ उसका अब अग्रिम जो सूत्र है वह है झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे जिसकी वृत्ति है कि हलः परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरी। सूत्र का शब्दार्थ हम देखते हैं। सूत्र का शब्दार्थ है कि सवर्ण सवर्ण झरी झरवर्ण परे होने पर झरा झर का क्या होता है? अपूर्ण है। इसलिए सूत्र की वृत्ति को देखेंगे कि हलः परस्य यानी हल यानी व्यंजन वर्ण के परे झरो यदि झरवर्ण आए और उसके परे सवर्ण झरी उसके बाद में भी सवर्ण झर हो तो पूर्व झर यानी हल के बाद में आने वाले जो झर वर्ण है उसका वा यानी विकल्प से लोप हो जाता है। सूत्र का भावार्थ है कि सवर्ण झर यानी सवर्ण झर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा तीनों सकार श श स परे होने पर हल यानी व्यंजन वर्ण के पश्चात आने वाले झर वर्ण को विकल्प से लोप होता है। इसको हम इस डायग्राम से समझें कि हल यानी कोई व्यंजन वर्ण है और उसके परे झर वर्ण है और झर वर्ण के बाद में सवर्ण झर वर्ण है तो पूर्व जो झर वर्ण है उसका विकल्प से लोप हो जाता है। तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम परिभाषा सूत्र के अनुसार झर के पश्चात सवर्ण झर निम्न प्रकार होंगे। जैसे स्थानीय जिन वर्णों का लोप होगा वो ये हैं और निमित्त जिन वर्णों के स्थान पर लोप होना है तो क ख ग घ का सवर्ण भी यही होंगे क ख ग घ। इसी प्रकार च छ ज झ
का सवर्ण च, छ, ज, झ ये होंगे। इस प्रकार इस टेबल के माध्यम से इनके सवर्ण होंगे। तो इसको हम उदाहरण से समझें कि उद थ थानम, पूर्व सवर्ण होकर के सकार के स्थान पर थ बना था, तो हमारी स्थिति थी उद थ थानम और उद थ तम्मनम। इन दोनों स्थितियों में झरवर्ण क्या है? थ। पूर्व जो थकार है वो झरवर्ण है, तो पूर्व थकार के सवर्ण झर थकार और तकार परे है। तो पहले के बाद में, पहले थ के बाद में थ है और दूसरे थ के बाद में तकार आया है। तो इस प्रकार ये चारों ही क्या है? झर वर्ण है। साथ ही झर वर्ण से पूर्व हल वर्ण दकार भी आया है। अतः प्रकृत सूत्र से इस पूर्व थकार को विकल्प से लोप हो जाता है। तो हमारी स्थिति बनती है उदोत्थानम और उदतम्बनम, ये रूप बनते हैं। और लोप नहीं होने की स्थिति में यथा स्थिति रहेगी उदोत्थानम उदोत्थम्बनम, यही रूप रहेंगे। अब अगले सूत्र है, वह है खरीच। खरीच खरी झलाम चरह शु, खरी झलाम चरह स्युः। सूत्र का शब्दार्थ देखें, च यानी और, खरी यानी खरबर परे होने पर। क्या होता है सूत्र से पता नहीं चलता है, इसके लिए हमें सूत्र वृत्ति देखनी पड़ेगी कि खरी खरवर्ण परे होने पर झलाम झल वर्णों के स्थान पर चरह स्युः, चर वर्ण आदेश हो जाता है। खर वर्ण के कौन कौन से वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, ये खर वर्ण है। के परे होने पर झल, झल में पंचम वर्ण, वर्गों के पंचम वर्ण यम गण न को छोड़ करके समस्त व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। के स्थान पर चरा यानी चर, च, ट, त, क, प और श, स, ये आदेश हो जाते हैं। और ये आदेश भी स्थानांतरतम परिभाषा के अनुसार ही होंगे। अर्थात झल वर्ण, इस डायग्राम के द्वारा हम देखें झल वर्ण है और झल वर्ण के बाद में यदि खर वर्ण है तो झल वर्ण को चर वर्ण आदेश हो जाता है। इसको उदाहरण से समझें कि उद थानम और उद तम्मनम, यहाँ पर लोप की स्थिति में, यहाँ थकार लोप है तो यहाँ पर क्रमशः खरवर्ण थकार और तकार परे होने पर, पूर्व स्थिति में तो थ बाद में है और तम्मनम में त परे होने पर झल वर्ण क्या है? दकार, दोनों ही स्थिति में के स्थान पर चर तकार होकर उत्थानम बराबर उत्थानम और उत्तम्मनम यानी दकार को तकार आदेश हो गया तो उत्तम्मनम, ये रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार उद थ थानम और उद थ तम्मनम में खर वर्ण थकार परे होने पर पूर्व झल वर्ण उकार उत्तरवर्ती दकार को तकार हो क्रमशः उत थ थानम बराबर उत्थानम और उत थ तम्मनम बराबर उत्थम्मनम रूप सिद्ध होंगे। अब स्थानांतरतम परिभाषा से जो ये उक्त आदेश हुए हैं झल को चर, वो निम्न प्रकार होंगे। झल वर्ण क, ख, ग, घ, तो इसका ये क्या है? कंठ स्थानीय है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। तो कंठ स्थानीय जो चर वर्ण है वो है क, वह इनके स्थान पर आदेश होगा। यदि ये झल वर्ण क, ख, ग, घ ये चारों में से कोई है तो इनके स्थान पर जो चर वर्ण होगा वो क होगा। इसी प्रकार च, छ, ज, झ ये तालु स्थानीय है तो तालु स्थानीय जो चर वर्ण है वो च है। इसी प्रकार ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ढ, तो ये मूर्धा स्थानीय है इसलिए इनके स्थान पर चर वर्ण टकार होगा। और त, थ, द, ध ये दंत स्थानीय, झल वर्ण के स्थान पर दंत स्थानीय चर वर्ण तकार होगा। और प, फ, व, भ ये ओष्ठ स्थानीय जो झल वर्ण है इसके स्थान पर ओष्ठ स्थानीय चर वर्ण पकार आदेश होगा। और श का श, श का श और स का स और ह का ढ आदेश होता है।
इसको उदाहरण के द्वारा हम रूप सिद्धि के द्वारा समझें कि उद प्लस स्थानम, यहाँ पर उद से परे स्था धातु आई है। अब उपयुक्त सूत्रों को हम समान रूप में रूप सिद्धि के क्रम से लिखेंगे। यदि रूप सिद्धि परीक्षा में आती है तो इस क्रम से लिखेंगे। तो बिंदु फर्स्ट है कि उद प्लस स्थानम, यहाँ पर उद से परे स्था धातु आई है। अतः तस्माद इत्युत्तरस्य परिभाषा सूत्र की सहायता से उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण आदेश होता है। दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि अलोअंतस्य परिभाषा की सहायता से यह पूर्व सवर्ण आदेश स्था धातु के अंत्य वर्ण के स्थान पर प्राप्त होता है, किंतु आदेः परस्य परिभाषा के अनुसार यह पूर्व सवर्ण आदेश धातु के आदि वर्ण यानी सकार को ही प्राप्त होता है। तब यह निर्णय हो गया कि पूर्व वर्ण सकार को ही पूर्व सवर्ण आदेश होगा। तब स्थानांतरतम परिभाषा सूत्र की सहायता से पूर्व सवर्ण आदेश सकार को थकार होकर उद थ थानम यह स्थिति बन जाती है। तब झरो झरी सवर्णे सूत्र से विकल्प से पूर्व झरवर्ण यानी पूर्व थकार को लोपाद विकल्प से लोप होकर उद थानम यह स्थिति बनती है। और खरीच सूत्र से झलवर्ण दकार को चर्त्व आदेश यानी चर आदेश होकर के यानी दकार को तकार आदेश होकर के उत्थानम यह स्थिति बनती है। और वर्ण सम्मेलन करने पर उत्थानम यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। अब विकल्प के अभाव पक्ष में पूर्व झरवर्ण का लोप नहीं होने पर स्थिति रहेगी उत्थानम। उत्थानम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो उत्थानम यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार उत्तमनम और उत्थमनम यह रूप हम सिद्ध करेंगे तो उद प्लस तमनम यह स्थिति है। तो पहला बिंदु वही ठीक उसी प्रकार रहेगा कि उद प्लस स्तंभनम, यहाँ पर उद से परे व्यवधान रहित स्तंभ धातु आई है। अतः तस्माद इत्युत्तरस्य और स्थानांतरतम इन दोनों सूत्रों की सहायता से उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण आदेश होता है। अलोअंतस्य परिभाषा की सहायता से यह पूर्व सवर्ण आदेश स्तंभ धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पर प्राप्त होता है, किंतु आदेः परस्य परिभाषा के अनुसार यह पूर्व सवर्ण आदेश धातु के आदि वर्ण सकार को ही प्राप्त होता है। तो बनेगा उद थ तम्मनम। झरु झरी सवर्ण से विकल्प से पूर्व थकार का लोप होकर उद तम्मनम। खरीचे सूत्र से दकार को तकार आदेश यानी चर आदेश होकर के उत तम्मनम यह स्थिति बनती है। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो उत्तमनम यह हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। अब विकल्प के अभाव पक्ष में पूर्व थकार का लोप नहीं होने पर उद थ तम्मनम चर्त्वादेश खरीचे से हुआ तो उत थ तम्मनम, तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो उत्तम्मनम यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। अब पूर्व सवर्ण संधि का जो अगला सूत्र है वह है झयो हो अन्य तरस्याम। झयो हो अन्य तरस्याम। झय परस्य, झय क्या है? प्रत्याहार है। इसके बाद में हस्य यानी हकार आए तो वह यानी विकल्प से पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। जो हकार जो है वो नाद है, घोष है, सवार है, महाप्राण है। तो ऐसे हकार के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण जो होगा वो इन्हीं गुणों से युक्त होगा, यानी वह नाद होगा, घोष होगा, समार होगा, महाप्राण होगा, चौथा वर्ण। तो चौथा वर्ण हो जाता है वर्ग का। तो इस प्रकार सूत्र का शब्दार्थ देखें कि झया, झया से पर, हो यानी हकार के स्थान पर, अन्य तरस्याम यानी विकल्प से होता है। अब सूत्र का भावार्थ हम देखें कि यदि झय वर्ण में कौन कौन से होते हैं? वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के परे हकार आता है यानी ह आता है तो हकार को विकल्प से पूर्व सवर्ण आदेश होगा। स्थानांतरतम परिभाषा से गुणकृत सादृश्य के आधार पर सवार, नाद, घोष और महाप्राण विशेषता यानी यत्न जो ह है उसके स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश होगा, क्योंकि वह ठीक सवार, नाद, घोष और महाप्राण होगा।
स्थानांतरतम परिभाषा की सहायता से ये जो इस सूत्र से पूर्व सवर्ण आदेश होगा वो निम्न प्रकार से होगा कि ये झय वर्ण है, क वर्ग के जो झय वर्ण के अंतर्गत आते हैं क ख ग घ, इसके बाद में यदि ह आता है तो इनके स्थान पर जो चौथा वर्ण है क वर्ग का घ, वह आदेश हो जाएगा हकार को। च छ ज झ के परे है आया है तो ह को झ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार ट ठ ड ढ के बाद में हकार आता है तो हकार को ढकार आदेश हो जाएगा। त थ द ध के बाद में यदि हकार आता है तो हकार को धकार आदेश हो जाएगा। और प फ व भ के बाद में हकार आए तो प वर्ग का जो चौथा वर्ण है भकार यानी भ, वह आदेश हो जाएगा। अब इसको हम उदाहरण से समझें कि बाघघरी और बाघहरी ये दो रूप हैं। तो वाग प्लस हरि, यहाँ पर झय वर्ण गकार है यानी ग के परे ह आया है, अतः झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र द्वारा स्थानांतरतम परिभाषा सूत्र की सहायता से विकल्प से हकार को क्या आदेश हो जाएगा। ग किस वर्ग का है, क वर्ग का, तो क वर्ग का चौथा वर्ण घ है, तो घकार होकर बाग घ हरि, हकार को क्या हो गया, घ आदेश हो जाएगा। बाग घ अरिहि, इस स्थिति में यह स्थिति बन जाती है। वर्ण सम्मेलन करने पर बाघ घरी यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। अब चूंकि ये विकल्प से होता है हकार को पूर्व सवर्ण, अतः विकल्प के अभाव पक्ष में पूर्व सवर्ण नहीं होने पर वाघ हरि ही यही स्थिति रहती है, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो वाघ हरि यह रूप बनता है। इस प्रकार अज्जीनम आदि अन्य रूप भी बनते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो का नोटिस प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर अवश्य क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।